दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित में खबरों की शुरुआत वोटर अधिकार यात्रा के साथ करेंगे। बिहार में राहुल गांधी की 14 दिन की यात्रा अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। बिहार भ्रमण का अभियान अब उनका खत्म हो गया है। यात्रा में कल ब्रेक है। पटना में परसों पदयात्रा के साथ यात्रा का समापन सोमवार को हो जाएगा। आज इस यात्रा से दो बड़ी खबरें सामने निकल कर आई हैं। पहली तो यह है कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद से अपने आप को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी खबर यह रही कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिहार में इस यात्रा में शामिल रहे। उन्होंने अवध के साथ मगध जीतने का नारा दिया है। इन दोनों खबरों के मायने क्या हैं, उसे जानेंगे, विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी खबर आपके सामने रखेंगे कि 14 दिन तक चली इस यात्रा में राहुल गांधी को क्या सफलता मिली है, तेजस्वी यादव ने क्या हासिल किया और महागठबंधन के बाकी दलों का फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। पटना से लेकर दिल्ली तक इन सवालों का जोड़ घटाव सत्ता पक्ष के रणनीतिकार भी लगा रहे हैं और इंडिया गठबंधन के नेता भी। 1600 किलोमीटर की इस यात्रा का सार क्या रहा, सबसे पहले उसे दिखाते हैं, फिर बाकी सवालों का जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने वाले हैं। दरअसल दरभंगा में पीएम को दी गई गाली ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। बिहार में बयानबाजी करने वाले नेताओं को बुलाया गया। यात्रा के दौरान तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान दिया, लेकिन राहुल गांधी की जब बारी आई तो तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया। सवाल पत्रकारों की ओर से पूछे जाने के बावजूद गोलमोल जवाब दे दिया। बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी मुस्लिम इलाकों में ज्यादा घूम रहे हैं, तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने मुंगेर के खानकाह रहमानी जाकर मुस्लिम धर्मगुरुओं से मुलाकात की थी। इसके बाद यह विवाद और बढ़ गया था कि वो तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रोड शो के दौरान बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर के अपमान का विवाद भी खड़ा हुआ। वहीं देव के सूर्य मंदिर, सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी राहुल गांधी की ओर से की गई। यात्रा में दुश्मन रहे सांसद पप्पू यादव, तेजस्वी यादव दोनों की दोस्ती भी हो गई है। इन खबरों की वजह से राहुल गांधी की यात्रा लगातार सुर्खियों में रही, लेकिन बीते 2 दिन से राहुल की यात्रा विवादों में ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली, जिसने इस यात्रा को डीरेल किया। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है। राहुल गांधी से लगातार माफी की मांग की जा रही है। गालीबाज नेता पकड़ा जा चुका है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। वहीं सोशल मीडिया से लेकर नेशनल और स्टेट मीडिया में इन बातों की खूब चर्चा हुई है। पक्ष विपक्ष के पूरे मामले में अपने अपने तर्क हैं। उधर ये तस्वीरें जो लगातार सामने आई, कांग्रेस पार्टी की ओर से ऊर्जा से भरे हुए कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी को बीच में पाकर बेहद उत्साहित दिखाई दिए। जगह जगह स्वागत कार्यक्रम रखे गए। जहां जहां मौका मिलता दोनों ही नेता बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूकते थे। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने इस यात्रा के जरिए 30 साल से सीएम की कुर्सी का सपना देखना भूल चुके कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेसियों में नई जान फूंक दी है? और क्या महागठबंधन के बाकी सहयोगियों को इस यात्रा की कामयाबी के बाद कांग्रेस ने उन्हें पीछे खड़ा कर दिया है? आज जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसने आरजेडी को यकीनन असहज कर दिया होगा। कांग्रेस लीड ले चुकी है और कांग्रेस यही चाहती थी और आरजेडी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने कभी भी कांग्रेस को सर पे नहीं बैठाया, इस्तेमाल किया। लालू जी और उनके बेटे ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं जब आरजेडी के बजाय कांग्रेस ही उन वर्गों का प्रतिनिधित्व करेगी जिसके बल पर आरजेडी बनी। अब सवाल यह है, तो क्या वाकई में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर आरजेडी के अंदर बेचैनी है? आज आरा में जब राहुल की यात्रा पहुंची और मंच से तेजस्वी यादव ने अपना भाषण दिया, तो उन्होंने बरसों की ख्वाहिश को आज अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने खुद से ही खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर दिया। और जिस वक्त तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी उनका चेहरा देख रहे थे। लग ये रहा था कि मानो वो भाव शून्य होकर उन्हें सुन रहे हों। हो सकता है राहुल गांधी को आश्चर्य भी हुआ हो कि अभी तो महागठबंधन में कोई फैसला हुआ ही नहीं,
फिर एडवांस में ताज क्यों पहना जा रहा है? खैर, तेजस्वी यादव ने सीएम को लेकर अपने आप को पुरस्कृत करने की कोशिश कैसे की है, किन शब्दों के जरिए की है, सुनिए। नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो अपने आप को ओरिजिनल सीएम की तरह प्रोजेक्ट किया है यहां पर तेजस्वी यादव ने। अब देखिए कि तेजस्वी यादव से शायद रहा नहीं गया। नवादा में तेजस्वी ने राहुल गांधी को पीएम बनाने वाला बयान दिया था। उनको पूरी उम्मीद थी कि पलटकर राहुल गांधी उन्हें सीएम उम्मीदवार तो घोषित कर ही देंगे, लेकिन जब अररिया में पत्रकारों ने खुलकर सवाल किया तब भी राहुल गांधी की ओर से जवाब नहीं दिया गया। राहुल ने बातों को घुमा दिया था। मीडिया में इसकी खूब चर्चा हुई और आज राहुल गांधी के उस गोलमोल जवाब के ठीक 5 दिन के बाद तेजस्वी यादव का सब्र टूट गया। बीते 5 दिनों में राहुल ने तेजस्वी के नाम को कहीं भी आगे नहीं किया, तो आज खुद से खुद को ओरिजिनल सीएम तेजस्वी यादव ने बता दिया है। राजनीति में शायद इसे ही बेचैनी कहते हैं। सामान्य शब्दों में इसे आप कसक भी कह सकते हैं, क्योंकि सहयोगी तैयार नहीं। बार बार गुहार लगाने के बाद भी राहुल की ओर से ओके नहीं किया जा रहा। वैसे मंच पर भले ही हाथ मिलाते हों, यात्रा के दौरान साथ में भले ही चलते हों, लेकिन सियासी विश्लेषण यही है कि सीएम के सवाल पर तेजस्वी के साथ राहुल गांधी नहीं है। अब आगे क्या होगा ये तो नहीं पता। फिलहाल सच्चाई यही है कि राहुल तेजस्वी को सीएम के मुद्दे पर ज्यादा भाव नहीं दे रहे हैं। लाल के हसीन सपने, स्वयंभू नेता, अपने जो है मुख्यमंत्री बनने की चाहत 2020 में भी जो है यही चाहत थी और सपना टूट गया। आगे भी जो है कभी जो है नहीं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन के लोग मेरे नाम पर मुहर लगाए। अखिलेश यादव खुद जो है आकर करके दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं कि तेजस्वी का नाम का घोषणा, लेकिन सहयोगी दल कोई भी जो है उनके नाम को नहीं ले रहे हैं। अब बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, वो मजे ले रही है। सीएम के नाम पर तेजस्वी की बेचैनी और राहुल गांधी का सस्पेंस। बुलेटिन की शुरुआत में ही मैंने जेडीयू के नेता केसी त्यागी के बयान का जिक्र किया, जिन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस बिहार में लीड ले चुकी है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी इस बात को समझने लगे हैं और इसी वजह से उनका सब्र जवाब दे रहा है। तेजस्वी की बेचैनी इसलिए भी लग रही है क्योंकि कल ही उनकी बहन रोहिणी ने सीएम उम्मीदवार को लेकर बयान दिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। सुनिए। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। तो अब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहाग रात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई। जो ज्यादा जरूरी है वो बात ना होगा। तो सीधे रोहिणी सुहागरात की बात करने लगी। बाकी भी चीजें आपने सुन ली। यानी कल तक रोहिणी भी नहीं मान रही थी कि अभी सीएम उम्मीदवारी पर चर्चा की जरूरत है, लेकिन आज तेजस्वी ने खुद ही अपना नाम महागठबंधन के मंच से तमाम नेताओं की मौजूदगी में प्रोजेक्ट कर दिया है। अब आज का एक और वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और कहा जा रहा है कि यह तस्वीर भी तेजस्वी की बेचैनी की एक बड़ी वजह हो सकती है। बिहार में चुनाव सीएम का होना है, लेकिन छाए हुए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ही जीप पर आगे दिखाई देते हैं, जबकि आज अखिलेश और तेजस्वी दोनों ही पीछे नजर आए। बीजेपी से जुड़े लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि गठबंधन में हो पर राज परिवार के बराबर नहीं हो। कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने अपने साथ कार में बराबर की जगह नहीं दी है, पीछे खड़ा कर दिया है। वैसे तो इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन राजनीति में हर तस्वीर के दरअसल अपने मायने होते हैं। हर चाल के पीछे कोई बड़ी चाल होती है। बिहार में भले ही राहुल गांधी की मजबूत स्थिति ना हो, 2020 में भले ही कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन लोकसभा में 99 सीट जीतने के बाद राहुल गांधी खुद को आत्मविश्वास से लबरेज महसूस कर रहे हैं और शायद इसीलिए नेतृत्व की कमान दिल्ली से पटना तक अपने हाथ में थामे हुए हैं। संदेश तो अखिलेश यादव के लिए भी है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। वैसे अखिलेश यादव के बिहार जाने से तेजस्वी और राहुल गांधी दोनों ही उत्साहित हैं। यूपी से सटे बिहार के इलाकों में अखिलेश के आने का फायदा हो सकता है। हालांकि यूपी में जिस वोट बैंक की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं, बिहार में तेजस्वी की भी उसी पर पकड़ है।
हालांकि अखिलेश यादव ने भोजपुर के जिला मुख्यालय आरा में भाषण तगड़ा दिया है। अवध के बाद मगध हराने की हुंकार भरी है। अवध का मतलब अयोध्या और मगध का बिहार। अभी चुनाव में हम लोगों ने मिलकर के अवध में हराया था। इस बार मगध में आपकी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। और मैं नारा देता हूं कि अब की बार बिहार से बाहर बीजेपी जाने वाली है। हालांकि राजनीतिक रूप से हम अगर बिहार के नक्शे को बांटें तो मगध और भोजपुर को मिलाकर एक बड़ा रीजन गंगा के दक्षिण में बनता है। इसमें कुल 11 जिले आते हैं। विधानसभा की 69 सीटें आती हैं। इनमें 50 सीटों पर एनडीए को 2020 में हार का सामना करना पड़ा था। यहां लोकसभा की 11 सीट है, जिसमें से 7 महागठबंधन के पास है। एक तरह से यह इलाका महागठबंधन का गढ़ माना जा रहा है। इसी इलाके से राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। इसी इलाके में आज यात्रा के भ्रमण का समापन भी हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या में भी हरा है और मगध में भी हरा है। अखिलेश यादव को दम है तो बिहार शरीफ में खड़े हो जाए, तो बोलिए। अब यात्रा के बहाने महागठबंधन के अंदर शक्ति प्रदर्शन की जो सियासत हुई है उसके बारे में आपको विस्तार से मैंने जानकारी दे दी। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल से लेकर तेजस्वी तक की पॉलिटिक्स में इतनी बेचैनी क्यों है। इसकी बारीकी को हमने समझने की कोशिश की है और जो बात समझ में आती है वो ये है कि इस बार का चुनाव महागठबंधन के लिए आसान नहीं रहने वाला, जिसकी वजह है बदल चुका बिहार का सियासी समीकरण। चेहरा नंबर 1 चिराग पासवान, चेहरा नंबर 2 प्रशांत किशोर। बिहार की चुनावी पिच पर इस बार ये दो प्लेयर हैं जिनकी वजह से महागठबंधन के अंदर महाबेचैनी है। और उसी बेचैनी को दूर करने के लिए राहुल गांधी जीप पर सवार हुए। बिहार में 1600 किलोमीटर की यात्रा की। राहुल की इस यात्रा की इनसाइड स्टोरी में 2 फैक्टर हैं। पहला है एम फैक्टर, दूसरा है डी फैक्टर। एम फैक्टर मतलब मुसलमान वोटर, जबकि डी फैक्टर मतलब होता है दलित वोटर। इन दोनों वोट बैंक को साधने के लिए ही राहुल के रणनीतिकारों ने यात्रा की स्क्रिप्ट लिखी। कथित तौर पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने को मुद्दा बनाया, लेकिन यात्रा का छुपा रुस्तम एम फैक्टर और डी फैक्टर है। असल में पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उपेंद्र कुशवाहा भी अलग गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार ये दोनों एनडीए के साथ हैं, लिहाजा इस बार एनडीए बेहद मजबूत स्थिति में है। 2020 में चिराग ने 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। 115 सीटों पर जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में जेडीयू को 6.5% वोट का नुकसान हुआ। जेडीयू को सिर्फ 42 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। 18 सीटों पर एलजेपी को मिले वोट से जेडीयू को हार मिली। लेकिन इस बार चिराग एनडीए के साथ अटूट रिश्ता बनाए हुए हैं। इसी की कार्ड के लिए ही कांग्रेस ने दलित बिरादरी के ही राकेश कुमार को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो राहुल के साथ यात्रा में लगातार साथ दिखे। दलितों का नेता बनाकर स्थापित करने की कोशिश की। महागठबंधन की बेचैनी का दूसरा नाम प्रशांत किशोर है। पीके पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे बिहार में घूम रहे हैं और उनका सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम वोट बैंक पर है। जमीन पर मुसलमान साफ साफ बटा हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें मुस्लिम बहुल किशनगंज की हैं, जहां पीके के साथ हजारों लोग नजर आ रहे हैं। ये मुसलमानों की आबादी है और मुसलमानों को ये निमंत्रण देने आया हूँ कि पूरा बिहार बदल रहा है। सारे लोग बिहार में बदलाव की ओर बढ़ गए हैं। आप आइए, लालटेन में किरासन तेल बनकर मत जलिए, जन सुराज में जुड़िए। और आज की भीड़ ये दिखा रही है कि पूरा बिहार बदलाव के लिए तैयार है। लालू नीतीश मोदी का सफाया होने वाला है और बिहार में नई व्यवस्था आ रही है जिसका नाम है जन सुराज। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल जिलों और विधानसभा सीटों पर जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। खुद पीके मुस्लिम संवाद कार्यक्रम बिहार बदलाव कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग जिलों में जाकर एम फैक्टर को साध रहे हैं।
अभी 3 दिन पहले ही 27 अगस्त को पीके ने एक बड़ा कार्यक्रम मोतिहारी में किया है। पीके पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव में 40 मुस्लिमों को टिकट देंगे। उनकी इसी रणनीति ने मुस्लिम वोटों की सियासत करने वाले महागठबंधन के दलों को परेशान कर रखा है। पीके अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो बिहार की सियासत में इस बार बड़ा खेल संभव है। तो पिछले 20 सालों पर अगर नजर डालेंगे तो इस बार के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं और इसी एम फैक्टर को साधे रखने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने गठबंधन की एकता दिखाने की कोशिश की है। इसी के तहत उन्होंने सत्ता पक्ष के तमाम तानों की परवाह ना करते हुए पहले तेलंगाना की सीएम रेवंता रेड्डी को बिहार में अपनी यात्रा में शामिल कराया, फिर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को भी बुलाया। बहन प्रियंका गांधी को भी बिहार के चुनाव में उतार दिया गया। राहुल गांधी के साथ उन्होंने बुलेट की सवारी भी की। यूपी से अखिलेश यादव को भी आज बुलाकर यात्रा में शामिल किया गया है। दरअसल मकसद ये बताना है कि हम एकजुट हैं, साथ साथ हैं। हम ही एनडीए को दिल्ली से पटना तक चुनौती दे सकते हैं, हरा सकते हैं। अब लोगों के मन में यह सवाल है कि जब बिहार में यादव वोटों पर तेजस्वी की पकड़ है तो फिर यूपी से अखिलेश यादव को क्यों बुलाया गया? क्या सिर्फ एकता दिखाने के लिए या इसके पीछे की सियासत रणनीति कुछ और है? अखिलेश यादव ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में यूपी में शानदार प्रदर्शन किया, करिश्मा कर दिखाया था। समाजवादी पार्टी का लोकसभा में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। अवध की वो फैजाबाद सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, जहां पर भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जहां 2024 के चुनाव के पहले भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया था, जहां से बीजेपी को शानदार जीत की उम्मीद थी, मगर वो चुनाव हार गई। आपने अक्सर देखा होगा कि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को अक्सर अपने पोस्टर बॉय की तरह अखिलेश लेकर चलते हैं। शायद यही कारण है कि उत्साहित अखिलेश यादव ने आज अवध के बाद मगध जीतने का नारा दिया। लेकिन इसी के साथ सवाल यह है कि क्या पीडीए पॉलिटिक्स के प्रयोग के लिए अखिलेश को बिहार में आज उतारा गया? पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अखिलेश को पीडीए प्रयोग का सफल जनक माना जाता है। ऐसे में हो सकता है कि बिहार के वोटरों तक पीडीए पॉलिटिक्स का संदेश पहुंचाने के लिए ही अखिलेश को आगे किया गया हो। अगर बिहार की राजनीति पीडीए पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती है तो फिर एनडीए को नुकसान हो सकता है। अब बिहार की सियासत आगे किस करवट बैठेगी? चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी उसको लेकर कौन कौन से मुद्दे बदलते जाएंगे? एसआईआर के मुद्दे पर ये जो इतनी लंबी चौड़ी यात्रा महागठबंधन की ओर से की गई है, क्या इस पर मिलेगी जीत? हर एक खबर विस्तार से आप तक पहुंचाते रहेंगे, हर एक चुनावी खबर। फिलहाल जनहित में आगे बढ़ेंगे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की, जो पूरे 7 साल के बाद इस देश की यात्रा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी शाम के करीब 4 बजे चीन के तियानजिन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। चीन की महिला कलाकारों ने संगीत की धुन और नृत्य के साथ अपने मेहमान का शानदार जानदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री तियानजिन के होटल पहुंचे तो उनके स्वागत में वहां भारतीय समुदाय के लोग बेकरार थे। अपने नेता को देखते ही इन लोगों की जुबान से भारत माता की जय, वंदे मातरम गूंजने लगे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या जवान, हर कोई नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार चाइना में नजर आ रहा था। तस्वीरें आपने देख ली हैं। होटल परिसर में पीएम मोदी के स्वागत में चीन की महिला कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत पेश किए।
और अब 3 खास तस्वीरें एक साथ देखिए। जब तियानजिन के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम के स्वागत में जमकर नारे लगाए, भारत माता की जय जयकार के साथ मोदी मोदी के नारे भी खूब लगे। इस दौरान पीएम ने हर किसी से मुलाकात की। यहीं पर चीन की महिला कलाकारों ने शास्त्रीय नृत्य और गीत संगीत पेश किए, जो बरसों से भारत के शास्त्रीय नृत्य संगीत की शिक्षा ले रही हैं। You know, we love Indian culture and art, so we feel so proud to perform for the Prime Minister. तो ये जो होता है ना एक लीडर कि वो हर बंदे के साथ, हर लोगों के साथ आंख से आंख मिला के बातचीत करता है, वो एक फीलिंग आई और वी रियली प्राउड ऑफ मिस्टर मोदी। It will be a very unforgettable experience for our life. मोदी जी की वजह से भारत को सब जानते हैं, हमें सब जानते हैं। अब आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे 7 साल के बाद चीन के दौरे पर गए हैं। वो इसके पहले 2018 में चीन गए थे, तब भी मौका SCO समिट का ही था। छठी बार पीएम मोदी चीन के दौरे पर हैं। गलवान विवाद के बाद भारत चीन के रिश्ते काफी खराब हो गए थे, लेकिन अब रिश्ते सुधरते नजर आ रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत से अपने रिश्ते सुधारने के लिए मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बकायदा एक पत्र लिखा था। वैसे 2014 से 2024 के बीच मोदी और जिनपिंग 21 बार मिल चुके हैं, लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच 22वीं ये मुलाकात सबसे ज्यादा अहम साबित हो सकती है। अब हर किसी को इंतजार मोदी और जिनपिंग की मीटिंग का है, जिसमें भारत और चीन के रिश्तों पर बीते 5 साल से जमी बर्फ पिघल सकती है। इससे पहले दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुई थी, जब ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों नेता मिले। जबकि इसके पहले अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भी मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तब मौका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का ही था। कहा जाता है किसी भी देश के लिए दुनिया में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। स्थायी अगर कुछ है तो वो है देश हित। मिसाल के तौर पर जो अमेरिका बीते कुछ सालों से भारत का पक्का दोस्त, सच्चा हितैषी होने का दावा करता था, उसने हम पर 50% टैरिफ लाद दिया। जबकि जिस चीन को अमेरिका अपना दुश्मन मानता है, उसे सिर्फ टैरिफ लादने की धमकी दी जा रही है। इस टैरिफ वॉर के बीच अगले 48 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद पीड़ादायक साबित होने वाले हैं, क्योंकि चीन के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन पहुंचे हुए हैं। मौका शंघाई सहयोग संगठन की बैठक का है, जिसमें दुनिया के 3 वो नेता विशेष रूप से मिलने वाले हैं जो बीते कुछ दिनों से ट्रंप की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जाहिर है जब एक साथ ये मिल बैठेंगे तो यकीनन एक बार फिर जाग जाएगा अंकल सैम के अंदर का नकारात्मक अभिनेता। यकीन मानिए चीन के तियानजिन शहर में अगले 2 दिनों का एक एक पल टैरिफ किंग को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि SCO समिट से इतर पीएम मोदी 31 अगस्त को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे, तो 1 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। चीन से पहले प्रधानमंत्री मोदी जापान में थे। 2 दिनों के इस दौरे में भारत और जापान ने आपसी रिश्तों में नए रंग भरे, जो यकीनन दोनों ही देशों की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। जापान यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन की यात्रा की, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गए, मेजबान पीएम इशिबा संग लंच किया। इस दौरान जापान के लोगों में भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के प्रति अद्भुत लगाव दिखा। आप भी देखिए। दुनिया में भारत का रसूख क्या है, दुनिया वाले हमें कितना सम्मान देते हैं, इसकी सबसे नई झलक जापान से आई है। थैंक यू। वेलकम टू जापान। ये नजारा जापान के सेंडाई शहर का है,
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो से यहां पहुंचे तो उन्हें जापानी और भारतीय समुदाय के लोगों ने कुछ इस तरह से भव्य स्वागत किया। इस दौरान जापानी महिलाओं और पुरुषों ने विशेष रूप से बार बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम के साथ सान का इस्तेमाल किया। जापानी संस्कृति में सान शब्द का इस्तेमाल सम्मान के रूप में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है श्रीमान, श्रीमती, सुश्री या कुमारी। यकीनन 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री के सम्मान में इस शब्द का उपयोग भारत से जलने वालों को और जलाने वाला है। मोदी सेंडाई पहुंचे, पर कहां गए, क्या किया, ये आपको बताएंगे। उससे पहले मेजबान प्रधानमंत्री संग मोदी की टोक्यो टू सेंडाई बुलेट ट्रेन की यात्रा की तस्वीरें भी देख लीजिए। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और प्रधानमंत्री मोदी ने बुलेट ट्रेन तकनीक पर भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी और इशिबा जिस बुलेट ट्रेन की सवारी कर टोक्यो से सेंडाई पहुंचे, उसे जापान में शिंकानसेन कहते हैं। शिंकानसेन ट्रेन की रफ्तार 275 किलोमीटर प्रति घंटे से 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। समय की पाबंदी के लिए मशहूर इस ट्रेन से जापान में आज तक एक भी इंसान की जान नहीं गई। बड़ी बात यह कि भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए भी अब जापान से नई पीढ़ी की E10 शिंकानेन ट्रेन मिलने वाली है। इस ट्रेन से सेंडाई पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी और इशिबा टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री गए, जहां दोनों नेताओं ने ट्रेनिंग रूम से लेकर प्रोडक्शन इनोवेशन लैब तक का दौरा किया और कंपनी के बड़े अधिकारियों से बात की। टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री जापान की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर कंपनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया में सेमीकंडक्टर प्लांट के दौरे की तस्वीरें साझा की। साथ ही इस क्षेत्र में भारत की प्रगति का जिक्र करते हुए इसे भारत और जापान में आपसी सहयोग का एक अहम केंद्र बिंदु बताया। सेंडाई में ही प्रधानमंत्री इशिबा ने अपने मेहमान प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया। इस दौरान जापान के तमाम जाने माने लोग भी मौजूद रहे। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी इस विरले मौके के भी गवाह बने, जब जापान के सभी 16 प्रांतों के गवर्नर्स ने उनसे मुलाकात की। भारत और जापान में शुक्रवार को ही 13 अहम समझौते हुए। साथ ही जापान ने 2025 तक भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का भी ऐलान किया। दोनों देशों में 2023 से 2024 में 23 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें जापान से निर्यात 18 बिलियन डॉलर और भारत से निर्यात 5 बिलियन डॉलर रहा। साफ है, हम जापान से खरीदते ज्यादा हैं और उसे बेचते कम हैं। लेकिन सच ये है कि जापानी तकनीक और भारतीय दिमाग, जापानी हार्डवेयर और भारतीय सॉफ्टवेयर वो जोड़ी है जो अपने कमाल से दुनिया में नया धमाल मचा सकती है। अगले 5 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में दोनों तरफ से 5 लाख लोगों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें 50,000 स्किल्ड भारतीय जापान के अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान देंगे। India is bringing transformation to the whole world through innovations. Japan can also boast of advanced technology leading the world's growth. When we think about Japan and India relations going forward, we need to take advantage of each other's strengths to bring solutions to our challenges and to help each other. जापान के आम लोगों के मन में भारत के लिए कितनी ज्यादा इज्जत है, इसे आप जापानी कलाकार की हिंदी जुबानी से ही समझ सकते हैं। मैं इंडिया आना जाना करते हुए 30 साल हो गए हैं, तो 30 साल सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। क्या बता सकते हैं हम। प्रधानमंत्री इशिबा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात, आपसी करार, स्वागत सत्कार और तोहफों के आदान प्रदान के बाद बतौर प्रधानमंत्री मोदी की 8वीं जापान यात्रा पूरी हो चुकी है, जो हर लिहाज से सफल और सार्थक कही जाएगी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं? अमेरिका को कैसे मिर्ची लगेगी? ट्रंप अपने टैरिफ वाले फैसले पर किस तरह से पछताने वाले हैं? और नए रिश्ते की शुरुआत करते हुए भारत चीन के साथ, रशिया के साथ मिलकर कैसे आगे बढ़ेगा? हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं मौसम के मिजाज का। मौसम की सबसे ज्यादा मार पहाड़ी राज्यों पर पड़ी है। हिमाचल में नदियां उफान पर हैं, बड़े बड़े पहाड़ दरक रहे हैं, कई मुख्य शहरों का मुख्य मार्ग से संपर्क कर चुका है।
पहाड़ों के इस बेहाली का सबूत भी कुदरत ही दे रही है। ये बता रही है कि आपदा के लिए कौन जिम्मेदार है। हिमाचल में कुदरत की पुष्पा की खौफनाक पिक्चर देखिए। ये फिल्म पुष्पा का सीन नहीं, हिमाचल के चंबा में सैलाब के सितम की तबाही की तस्वीर है। रावी के भंवर में घूमते लकड़ियों के ये गड्ढे डरा रहे हैं। रावी के किनारे इस रियल सीन को देखने के लिए चंबा में भीड़ जुट गई। चंबा के इस खौफनाक मंजर की दूसरी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। लकड़ियों का गट्ठर रावी के आधे से ज्यादा हिस्से को अपनी चपेट में ले चुका है। गोदाम से निकलकर मानो सारी की सारी लकड़ियां रावी नदी में आ गई। इन तस्वीरों में सिर्फ आपदा ही नहीं, आपदा की वजहें भी सामने आ गई। पेड़ों की अवैध कटाई से पहाड़ों को खोखला किया जा रहा है। पहाड़ों की मिट्टी को थामने के लिए पेड़ नहीं है और जब पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो लैंडस्लाइड के साथ पहाड़ का मलबा सब कुछ उजाड़ रहा है। जिस चंबा जिले में कुदरत से खिलवाड़ की ये तस्वीरें सामने आई हैं, वही सबसे ज्यादा आपदा से प्रभावित भी है। चंबा भरमौर हाईवे कई जगहों पर कई 100 मीटर टूटा हुआ है, जिसका सीधा असर मणिमहेश यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं पर पड़ा। चंबा भरमौर हाईवे से श्रद्धालु पैदल वापस लौट रहे हैं, लेकिन पैदल चलना भी खतरे से खाली नहीं है। देखिए, श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं और तभी सामने पहाड़ पर हलचल होती है और एक भीमकाय चट्टान तरक जाती है और वहां मौजूद श्रद्धालु जान बचाने के लिए उल्टे पांव वापस लौटने लगते हैं। चंबा भरमौर की ये तस्वीर 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अभी न जाने कितने श्रद्धालु चंबा जिले में फंसे हुए हैं। सड़कों के रास्ते चंबा पहुंचना संभव नहीं है। हालात का जायजा लेने सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। आसमान से नीचे पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें मैदानी इलाकों के बाढ़ की होती हैं। पहाड़ों में पानी बह जाता है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और मलबे से चंबा में जगह जगह झीलें बन चुकी हैं। लेकिन सड़क खोलने से पहले फिर बंद हो जा रही है। तस्वीर चंबा के नैनीखेड़ की है, जहां सड़क से मलबा हटाकर सैलानी और श्रद्धालुओं को वापस लाया जा रहा था, लेकिन फिर से पहाड़ का हिस्सा गिरा और यात्री सड़कों पर ही फंस गए। लैंडस्लाइड की वजह से लंबा जाम लग गया। कुल्लू जिले के मनाली में पानी का सितम शांत हो गया है, लेकिन तबाही के निशान जगह जगह नजर आ रहे हैं। ओल्ड मनाली को जोड़ने वाली यहाँ एक रोड हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल यहाँ मलबा ही नजर आ रहा है। ओल्ड मनाली की ही एक और तस्वीर देखिए, जहाँ सड़क बची हुई है वहाँ बड़ी बड़ी दरारें नजर आ रही हैं। देखिए किस तरह सैलाब ने यहाँ तबाही मचा रखी। वहीं कुल्लू में आसमानी आफत कई आशियाने उजाड़ चुकी है। लोग अपने ही गांव में बंजारे बन चुके हैं। आपदा की न जाने ऐसी कितनी वीरान तस्वीरें हिमाचल से आ रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात दिल्ली की, जहां पर कालका जी मंदिर के अंदर दिल दहला देने वाली वारदात ने एक बार फिर से राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर के सेवादार की कुछ बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सफेद कपड़ों में जमीन पर बेसुध पड़ा एक शख्स, उस पर वहशियाना तरीके से डंडे बरसाते 2 युवक और हैवानियत भरी इस वारदात को चुपचाप देखते मौके पर मौजूद तमाशबीन। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं, जहां एक बार फिर अपराधियों ने सरेआम एक शख्स को मौत के घाट उतारकर न सिर्फ दिल्ली पुलिस की साख पर पट्टा लगा दिया, बल्कि दिल्ली वालों के मन में सुरक्षा को लेकर डर पैदा कर दिया है।
जिस जगह पर हत्या की इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया वो दिल्ली का प्रसिद्ध कालका जी मंदिर है, जहां शनिवार की रात प्रसाद की मांग को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ युवकों ने कालका जी मंदिर के एक सेवादार को घेर कर उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि इस हमले में सेवादार की मौत हो गई। कालका जी मंदिर परिसर में कल देर रात एक दर्दनाक घटना हुई, जहां पर योगेंद्र नाम के सेवादार की चुन्नी और प्रसाद लेने को लेकर विवाद में कल लड़ाई हुई। और ये देखिए स्पॉट है जहां पर फिलहाल ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चुन्नी और प्रसाद को लेकर जो यहां पर काम करने वाला सेवादार था उससे कुछ लोगों का विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि उसको लाठी डंडे से पीटा गया। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि हमलावरों के सिर पर मानो खून सवार था, क्योंकि लाठी डंडों के वार से सेवादार योगेंद्र के बेसुध होकर जमीन पर गिरने के बावजूद आरोपी युवक उसके शरीर पर लाठियों से वार करते रहे। वारदात की सूचना पर कालका जी मंदिर पहुंची दिल्ली पुलिस सेवादार को ट्रॉमा सेंटर लेकर गई। इसके बावजूद सेवादार योगेंद्र को बचाया नहीं जा सका। लेकिन अब दिल्ली के बीचों बीच मंदिर में हुए इस हत्याकांड के बाद सवाल उठ रहे हैं कि मंदिर के अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे, साथी को बचाने के लिए बाकी सेवादार क्यों नहीं आए, मंदिर में तैनात पुलिस वक्त रहते मौके पर क्यों नहीं पहुंची, जबकि कालका जी मंदिर और पास के पुलिस थाने की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर से भी कम है। वहीं सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई सिर्फ प्रसाद और चुनरी के लिए हमलावरों ने सेवादार योगेंद्र सिंह को मार डाला। आरती के लिए मंदिर खुल गया था और ये लड़का अपनी धर्मशाला में अकेले था, तो उसको जो है गेट खोल के पकड़ के बाहर ले गए और लाठी डंडों से पकड़ के मार डाला सर। हालांकि वारदात के बाद हमलावरों में शामिल अतुल पांडे नाम के आरोपी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मंदिर में सेवादार की हत्या की घटना के बाद दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार और दिल्ली की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कालका जी मंदिर के अंदर सेवादार की निर्मम हत्या से पहले इन बदमाशों के हाथ नहीं कांपे। ये कानून की विफलता नहीं तो और क्या है। भाजपा के चारों इंजनों ने दिल्ली का ये हाल कर दिया है कि अब मंदिरों में भी ऐसी वारदातें हो रही हैं। क्या दिल्ली में कोई सुरक्षित है भी या नहीं? वहीं कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली वालों की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया, क्योंकि जिस जगह पर हमलावर सेवादार योगेंद्र पर लाठियां बरसा रहे थे उसके ठीक बगल में मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की कतार लगी रहती है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आपको मंदिर दिखेगा। तमाम जो आप देखिए श्रद्धालु हैं जो फिलहाल दर्शन के लिए यहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये जो दर्दनाक घटना हुई वो कल शाम को लगभग 9:30 बजे के आसपास ये घटना हुई, जहाँ पर मंदिर में प्रसाद को लेकर ये पूरा विवाद हुआ, जहाँ पर सेवादार की पीट कर हत्या कर दी गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जब योगेंद्र को हमलावरों ने पीट कर अधमरा कर दिया तब भी वहाँ से कई लोग गुजर रहे थे। कुछ लोग मौके पर मौजूद भी थे। फिर भी हमलावरों को रोकने की बजाय लोग इस वहशियाना वारदात को देखते हुए वहां से गुजरते रहे। लेकिन लोगों ने अगर थोड़ी सी भी हिम्मत दिखाई होती तो शायद योगेंद्र सिंह की जान बचाई जा सकती थी। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे विघ्नहर्ता की, भगवान गणेश। देश भर में इन दिनों बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इस पर्व के अलग ही रंग रूप देखने को मिल रहे हैं। आज गणेशोत्सव का तीसरा दिन है। इस मौके पर मुंबई के गणेश पंडालों में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम है। आम लोगों से लेकर तमाम नामचीन हस्तियां इन दिनों भगवान गणेश की भक्ति के रंग में रंगी हुई दिखाई दे रही हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई दौरे पर पहुंचे तो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत से पहले मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अमित शाह की पत्नी, बेटे, बहू और पोते पोतियों समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। गृह मंत्री के साथ महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लालबाग के राजा के दर्शन किए। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहले अपने पोते को गोद में उठाकर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आपके सामने। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ भगवान गणेश की आराधना के साथ करने की परंपरा है। इसीलिए कोई भी अच्छा काम शुरू करने को श्री गणेश करना भी कहा जाता है। ये उत्सव बुद्धि और सिद्धि के देवता और जीवन में मंगल लाने वाले भगवान गणेश की विशेष पूजा का अनुष्ठान होता है। भगवान गणेश को एक दंत, विनायक, लंबोदर, गणपति, गजानन समेत कई और अलग अलग नामों से जाना जाता है।
10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के बाद श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे, इस कामना के साथ कि गजानन अगले वर्ष फिर जल्दी से उनके घर में पधारे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।